डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। हमने अब तक देखा कि किस प्रकार रिकार्डो बताते हैं कि 2 देशों के मध्य जब वस्तुओं की सापेक्ष लागतों में अंतर होता है तो उनके मध्य व्यापार संभव होता है और दोनों ही पक्ष, दोनों ही देश लाभान्वित होते हैं। आज हम देखते हैं इस सिद्धांत की आलोचना या क्रिटिसिज्म। रिकार्डो ने जब अपना सिद्धांत दिया तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारी मान्यताएं ली, एजम्पशंस ली और उनके आधार पर उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। अधिकतर जो क्रिटिसिज्म किया गया है वह उन्हीं मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली आलोचना जो की जाती है वह है श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं। लेबर इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन है और किसी भी वस्तु के उत्पादन हेतु श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए केवल श्रम की ही नहीं बल्कि अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, पूंजी। तो इन साधनों यानी कि अन्य साधनों के सहयोग से ही एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जिनमें हम उत्पादन के विभिन्न साधनों का संयुक्त जो है प्रयत्न शामिल करते हैं। किंतु इस सिद्धांत में सिर्फ यह मान्यता निहित है कि श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन है, जो कि नितांत अनुचित है। फिर इस सिद्धांत में यह भी मान लिया गया है कि श्रम की जो इकाइयां हैं वो समरूप हैं, यानी कि होमोजीनियस हैं और इस कारण श्रमिकों को चुकाई जाने वाली जो मजदूरी है वह भी सेम है, यानी कि इक्वल है। चूँकि सभी मजदूर एक से हैं, कुशलता में बिल्कुल समरूप हैं, तो उनको मिलने वाली जो मजदूरी है वो भी एक से है। लेकिन ये मान्यताएं आधुनिक संदर्भ में उचित नहीं लगती और इस कारण इन मान्यताओं पर आधारित सिद्धांत को भी हम वैध नहीं कह सकते। दूसरी आलोचना है साधनों की गतिशीलता संबंधी मान्यता गलत। इनवैलिड assumption regarding the mobility of factors। रिकार्डो का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि श्रम देश के भीतर तो पूर्ण रूप से गतिशील है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अगतिशील है। व्यावहारिक जीवन में अधिक पारिश्रमिक का जो लालच है वह भी श्रमिक को अपना घर छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाता। सामाजिक, पारिवारिक एवं अन्य बंधनों के कारण देश के भीतर भी श्रमिक उतना ही
अगतिशील होता है जितना कि देश के बाहर जाने में वह अगतिशील होता है। तो रिकार्डो की यह मान्यता कि वह देश के भीतर पूर्णतः गतिशील होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगतिशील, यह बात आज के संदर्भ में सही साबित नहीं होती, क्योंकि कई बार साधन देश में भी अगतिशील हो सकते हैं और कई बार साधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गतिशील हो सकते हैं। तो उपरोक्त जो मान्यता है वह सही साबित नहीं होती। तीसरा जो आलोचना का बिंदु है वह है सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। रिकार्डो का सिद्धांत इस मान्यता पर आधार है कि किसी भी देश की सरकार वस्तुओं के निर्यात और आयात में यानी कि व्यापार में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, किंतु यह सच नहीं है, क्योंकि आज सभी देशों में विदेशी व्यापार पर सरकार का नियंत्रण है। चौथी जो मान्यता है वह है पैमाने के स्थिर प्रतिफल की मान्यता अव्यवहारिक। अनरियलिस्टिक assumption of constant returns to scale। रिकार्डो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, अर्थात वस्तुओं के जो लागत फलन है, कॉस्ट फंक्शंस जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लागत अनुपात में उत्पादन के साथ कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, हमेशा वो स्थिर नहीं रहते, इसलिए यह मान्यता भी सही साबित नहीं होती। नेक्स्ट, परिवहन व्यय की उपेक्षा। इग्नोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रिकार्डो अपने सिद्धांत में ये मान के चलता है कि जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि परिवहन व्यय बिल्कुल शून्य है, जो कि बहुत ही अव्यावहारिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वस्तु की जो कीमत है उससे कहीं ज़्यादा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में विदेशी व्यापार का लाभ ही ख़त्म हो जाता है। तो परिवहन की व्यय की उपेक्षा भी एक बड़ा जो है हम कहेंगे कि एक बड़ा दोष है इस सिद्धांत में। नेक्स्ट, दो देशों व दो वस्तुओं का मॉडल अव्यावहारिक। टू कंट्री एंड टू कमोडिटी मॉडल इज़ अनरियलिस्टिक। दो देशों का और दो वस्तुओं का जो मॉडल लिया गया है यह सरलता की दृष्टि से हम कहें तो उचित लगता है, किंतु वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से दो वस्तुओं और दो देशों का जो मॉडल है उससे जो है सही बात साबित नहीं होती, क्योंकि संसार में या विश्व में हम कहेंगे बहुत सारे देश हैं और बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका व्यापार होता है। तुलनात्मक लागत के माप में कठिनाई। डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द कंपैरेटिव कॉस्ट। सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न देशों में उत्पादन फलन परिवर्तित नहीं होते, किंतु आधुनिक परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तुलनात्मक लागतों का अनुमान लगाना या उनका माप करना भी एक बहुत ही कठिन कार्य है। नेक्स्ट है समान स्तर की मान्यता गलत। देशों के समान स्तर की मान्यता गलत। अनरियलिस्टिक assumption ऑफ इक्वल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्रीज। यदि दो व्यापारिक देशों में एक देश बहुत बड़ा हो और एक देश बहुत छोटा हो, तो
प्रत्येक का विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ में सहायक नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा देश बड़े देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, जबकि जो है एक छोटा देश बड़े देश के समस्त अतिरेक को खपाने में भी असमर्थ रहता है। तो ऐसी स्थिति में समान स्तर की जो मान्यता ली गई है वो सही साबित नहीं होती, क्योंकि देशों का सभी का जो स्तर होता है वह अलग होता है। कोई देश बहुत बड़ा होता है, कोई देश बहुत छोटा होता है। ऐसी स्थिति में दोनों जो हैं व्यापार की दृष्टि से एक ही वस्तु का विशिष्टीकरण करके जो है व्यापार को सफल नहीं बना सकते। भुगतान संतुलन की उपेक्षा। इग्नोर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिद्धांत में यह मान्यता ली गई है कि दो देशों के आयात निर्यात हमेशा संतुलित बने रहेंगे और उनका भुगतान संतुलन न तो सरप्लस होगा और न ही डेफिसिट होगा, यानी कि न तो उसमें जो है अतिरेक होगा और न ही उसमें घाटे की स्थिति रहेगी। लेकिन यह भी मान्यता अवास्तविक है, क्योंकि संतुलन की स्थिति जो है हमेशा रहती भी नहीं है, कभी घाटा भी हो सकता है और कभी सरप्लस की स्थिति भी आ सकती है। फिर है अगला बिंदु है स्थिर अनुपात की मान्यता स्थैतिक। द स्टैटिक एजम्पशन ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इट मीन्स द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट is based on the assumption that labor is used in the same fixed proportion in the production of all commodities, and this is essentially a static analysis and hence unrealistic। यानी कि यह जो सिद्धांत है वह यह मानकर चलता है कि श्रम को एक निश्चित और स्थिर अनुपात में काम में लिया जाता है सभी वस्तुओं के उत्पादन के दौरान, लेकिन यह जो है स्थैतिक विश्लेषण की ओर इंगित करती है और इसलिए अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, या जो हम यूँ कहें कि अव्यवहारिक मान्यता है। अगला बिंदु है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अन्य क्लासिकल थ्योरीज की तरह यह जो सिद्धांत है वह भी पूर्ण रोजगार के मान्यता पर आधारित है, जो कि अपने आप में काल्पनिक मान्यता है या अवास्तविक मान्यता है। और कीन्स ने इस बात को झुठलाया भी है और ये प्रूव किया है कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि वास्तव में अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट, तकनीक की उपेक्षा। नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो सिद्धांत है वह तकनीकी परिवर्तनों की भूमिका की उपेक्षा करता है और यह अवास्तविक है, क्योंकि तकनीक के कारण अर्थव्यवस्था में न केवल वस्तुओं की सप्लाई बढ़ती है घरेलू मार्केट में, बल्कि विदेशी मार्केट में भी वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, जबकि यह सिद्धांत इसको इग्नोर करता है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट है वन साइडेड थ्योरी, या हम कह सकते हैं एक पक्षीय सिद्धांत। यह सिद्धांत वन साइडेड है क्योंकि यह सिर्फ सप्लाई साइड पर ज़्यादा जोर देता है, जबकि डिमांड साइड की यह उपेक्षा करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अपूर्ण सिद्धांत, इनकम्प्लीट थ्योरी। यह सिद्धांत अपूर्ण है क्योंकि यह दो देशों के बीच व्यापार से उनको किस प्रकार लाभ होता है यह बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उस लाभ का वितरण किस प्रकार होता है। हाउ द गेन्स फ्रॉम ट्रेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। इसलिए हम इस सिद्धांत को अपूर्ण सिद्धांत कह सकते हैं। तो इस तरह से रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की कई आलोचनाएं की गई हैं,
जो कि इस सिद्धांत को कमज़ोर साबित करती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिकार्डो ने ये बताया कि लागतों में निरपेक्ष अंतर ही नहीं, एक सापेक्ष अंतर होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में, या हम कहें कि विश्व अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के मध्य व्यापार संभव है और वे व्यापार से लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।